आप लोग देखते होंगे कि डेली शाम के 6 बजे आपकी एक मॉक टेस्ट की क्लास आती है। और इसमें आप लोग देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रश्न शामिल किए जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपकी यूपीएससी यानी कि आईएएस, सिविल सर्विस और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। और इनका पैटर्न भी आपके एग्जाम के जैसा ही रखा जाता है। और अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना, तब भी ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम से आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है और इनके आंसर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप लोगों को अपना स्कोर लिख लेना है, आप लोगों को लगा लेना है आंसर, और आपको इस क्लास को देखना है और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे, ये आप लोगों को बताना है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूं कि जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट हो सके आप लोग देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आपको अपनी तैयारी के बारे में मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अभी तक हम लोग 12 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 13वां टेस्ट है, 13वें नंबर का टेस्ट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि क्वेश्चंस को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसे समझना है कि ये क्वेश्चंस आपका क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आंसर देने की आप लोग बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब आप देखिए यहां सही कथन पूछ रहा है। अगर आप देखते हैं कि गलत अगर पूछता तो आप देखते इसका आंसर अलग होता। पहला ये ऑप्शन कह रहा है जलवायु परिवर्तन द्वारा तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। बी कह रहा है कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि से प्रवाल भित्ति के संकटग्रस्त होने की आशंका है। बताइए इसमें आप देखेंगे कि ए ऑप्शन ठीक है इसमें, और बी भी है। क्यों सही है? आप देखेंगे कि चूंकि तापमान में वृद्धि के साथ जल फैलता है और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से पहले समुद्र की सतह में फैलाव होता है और एक लंबी समयावधि में गहराई में जल का फैलाव होता है। और इस प्रकार आप देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है और तापमान वृद्धि से बर्फ की जो चादरें जमी होती हैं वो भी पिघलती हैं और इस कारण से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसलिए पहला कैसा है? सही है बिल्कुल। प्रवाल भित्ति खारेपन के प्रति संवेदनशील होते हैं और समुद्री जल स्तर में वृद्धि उनके अस्तित्व के हेतु खतरा बन जाता है। प्रवाल भित्ति के साथ ही समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से फाइटोप्लैंक्टन, मछलियों के भंडार एवं इन पर निर्भर मनुष्य की जनसंख्या भी खतरे में पड़ जाती है और समुद्र जल स्तर में वृद्धि द्वारा समुद्री जल भूमि के अंदर चला जाता है, जिसके कारण ताजे जल की आपूर्ति बाधित होती है। दूसरा भी ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? एक ए बी दोनों सही है, तो आप लोग सी ऑप्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सी ऑप्शन लगा देंगे। और जब OMR सीट में आप लोग गोला भरेंगे ना, तो वहां बड़े ध्यानपूर्वक भरिए आप लोग, क्योंकि उसमें अगर गलती धोखे से भी हो जाती है तो फिर सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो बड़े ध्यानपूर्वक दो दो बार देख लिया करिएगा, चेक कर लिया करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आपसे कह रहे हैं कि जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैव विविधता के संदर्भ की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है? जैव विविधता की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जलीय पारितंत्र में वृद्धि होगी, आवास में वृद्धि होगी, उपयुक्त सभी। तो इसमें आप देखिए जैव विविधता की उत्पादकता में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आप लोगों को ये सब जानने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? एनसीईआरटी किताबें पढ़ना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इन सब के बारे में जानने के लिए। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर जीवित जीवों के परिवर्तन और परिवर्तनशीलता से होता है, इसका मतलब ये आप लोग याद रखा करिएगा। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव अथवा जीवन, और विविधता मतलब भिन्नता। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया? ए ऑप्शन लगाया। जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को चीन प्रजाति एवं पारितंत्र स्तर तक प्रभावित करता है और कुछ जलवायु परिवर्तन रणनीतियों में भी जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जैव विविधता ह्रास पारितंत्र की सेवाओं में कमी करता है, जैसे पोषण एवं जल चक्र, मृदा निर्माण, पौधों का परागण, जलवायु का विनिमय आदि। और IUCN के अनुसार जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रभाव कैसे पड़ता है? जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आवास में संकोचन आएगा, मरुस्थलीकरण में वृद्धि होगी,
जलीय पारितंत्र को हानि पहुंचेगी। पौधों एवं जंतुओं का उच्च अक्षांशों की ओर प्रवास होगा। प्रजनन व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ खास क्षेत्रों में कुछ पादप एवं जंतुओं का विलोपन होगा। पादप एवं कृषि फसलों के आवर्धन काल में वृद्धि होगी। इससे ये भी आपको देखने को मिलेगा। और IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात हो रही। 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है आप लोगों को। और आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस लाइन को बड़े ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। सही कथन आपसे पूछ रहा है इन दोनों कथनों में से। तो पहला कथन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से उच्च अक्षांशीय शीतोष्ण वन क्षेत्र से वनों का खिसकाव निम्न अक्षांशीय, विषुवतीय एवं उपविषुवतीय वन क्षेत्रों की ओर होगा। दूसरा कह रहा है कि IUCN के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण में वृद्धि तथा पौधों एवं जंतुओं का उच्च अक्षांश की ओर प्रवास। बताइए। IPCC के अनुसार, ये IPCC क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल होता है ना, जो आप देखते हैं कि ऑन क्लाइमेट चेंज। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। तो इसके अनुसार वैश्विक पारितंत्र पर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, किंतु कुछ क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे तापमान में वृद्धि के साथ जहां विषुवतीय क्षेत्र निम्न अक्षांशों में अधिक नकारात्मकता स्थिति होगी, वहीं उच्च अक्षांशों में तापमान में वृद्धि के कारण जीव जंतुओं और कृषि के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न होगी। और ऐसी स्थिति में निम्न अक्षांशीय, विषुवतीय एवं उपविषुवतीय क्षेत्र के खिसकाव के साथ ही पौधों एवं जंतुओं का प्रवास उच्च अक्षांशों की तरफ होगा और परिणाम स्वरूप कुछ शीतोष्ण वनस्पतियों का विलोपन भी हो सकता है। तापमान तथा वर्षण में अनियमितताओं व कमी के चलते निम्न अक्षांशों में मरुस्थलीकरण में वृद्धि होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला तो गलत था। इसमें पहला कैसा था? गलत। लेकिन दूसरा इसमें ठीक था। तो आप लोग क्या लगाओगे? इसमें सही पूछा है ना, तो केवल 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगा दोगे। क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि IPCC की रिपोर्ट के अनुसार, क्या IPCC की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि आप देखेंगे इसमें सही आप लोगों को चुनना है। क्या करना है? सही कथन आप लोगों को चुनना है। इसमें से कैसे चुनोगे आप लोग? बताइए कुछ। पहला आपसे कह रहा है कि कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र एवं फसलें लाभान्वित होंगी। बी कह रहा है फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक होगा। बताइए। ए बी सही, ए सही है, बी सही है, या ए बी दोनों सही हैं, या डी इनमें से कोई सही नहीं है? IPCC के अनुसार वैश्विक कृषि जलवायु या फिर जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव नकारात्मक होगा। हालांकि कुछ क्षेत्र और एवं इसमें फसलें लाभान्वित भी होंगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां अनुकूल स्थितियां बनेंगी, वहीं निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सूखा, अत्यधिक तापन, वर्षण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव के कारण कृषि पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। और क्षेत्र के अनुकूल होने के साथ फसलों की जैव विविधता में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पहला सही है, ए सही है। और फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सकारात्मकता से ज्यादा नकारात्मक होता है। और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण औसत फसल उत्पादन में कमी होने के खतरे हैं और फसल विभिन्नता में वृद्धि होने की संभावना है। उच्च तापमान एवं सूखे के कारण पशुओं की उत्पादकता जैसे दूध उत्पादन में कमी आ सकती है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? बताइए। दोनों सही है ना? ए बी दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? निम्नलिखित कथनों पर आप लोग विचार करिए। और इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन आपको चुनना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो आप देखिए जलवायु परिवर्तन पर निगरानी हेतु अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की स्थापना यूएनडीपी और डब्ल्यूएमओ द्वारा की गई है। डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय नैरोबी में है। आईपीसीसी ने तो कोई अनुसंधान संचालित कराता है और ना ही जलवायु संबंधी आंकड़ों की निगरानी करता है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 22 नवंबर 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं डब्ल्यूएमओ की बात करें अगर हम लोग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात हो रही है, जिसे आप लोग शॉर्ट में डब्ल्यूएमओ कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात होती है। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, ठीक है, और न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वापस अपने क्वेश्चंस पर आइए, बताइए इसमें से सही कौन होगा? आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना यूएनईपी, यूएनडीपी नहीं, यूएनईपी। अब आप लोग कहोगे कि यूएनईपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आईपीसीसी की स्थापना यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ द्वारा 1988 में की गई थी। कब? 1988 में। और एक डब्ल्यूएमओ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। आईपीसीसी कोई अनुसंधान संचालित नहीं कराता है और ना ही जलवायु संबंधी आंकड़ों की निगरानी करता है। यह नियमित तौर पर जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक रिपोर्ट, जो मूल्यांकन रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, जारी करता है। आईपीसीसी की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि विश्व की सरकारों को जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध कराया जा सके और जिससे विश्व के समस्त राष्ट्रों को यह पता चलता है कि वैश्विक जलवायु के साथ क्या हो रहा है और इसका पर्यावरण एवं सामाजिक आर्थिक क्षमता पर क्या प्रभाव होगा इसका। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला तो गलत था, दूसरा भी गलत था, लेकिन तीसरा इसमें ठीक था। कैसा? तीसरा ठीक था, और ठीक ही आपसे पूछा था, तो केवल 3 यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों ने लगाया होगा। क्या लगाया होगा? सी ऑप्शन आपने लगाया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस की वैश्विक तापन क्षमता सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मीथेन। किसी भी गैस द्वारा उसके वायुमंडलीय प्रभाव को 3 आधार पर तय किया जाता है ना, गैसों का सांद्रण, वायुमंडल में उसकी अवधि और विभिन्न समयावधि के साथ वैश्विक तापन को प्रभावित करने की उसकी क्षमता, और इसे वैश्विक तापन क्षमता कहते हैं। और किसी गैस की वैश्विक तापन क्षमता 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली है समय के साथ वैश्विक तापन पर उसका हरित प्रभाव और एवं निश्चित समयावधि में उस गैस की CO2 के मुकाबले कुल तापन अवशोषण, ये आप देखेंगे अवशोषण क्षमता। और जिन गैसों की वैश्विक तापन क्षमता अन्य निम्न वैश्विक तापन क्षमता की तुलना में अधिक होती है, वे ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित करती हैं और पृथ्वी को गर्म करने में ज़्यादा योगदान देती हैं। और ज़्यादा वैश्विक तापन क्षमता वाली गैसें ज़्यादा तापन करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन क्षमता 1 मान ली गई है और वह अन्य गैसों की वैश्विक तापन क्षमता मान के लिए आधार करती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि सी ऑप्शन होगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। क्या लगाया था आपने? सी ऑप्शन लगाया होगा आप लोगों ने, और सी लगाया होगा तो ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करिए? विचार करिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इनमें से आपको सही कथन चुनना है, दोनों में से। तो पहला कह रहा है कि जलवायु दबाव केवल मानव जनित कारणों से बढ़ रहा है। दूसरा कह रहा है कि वातावरणीय एरोसोल के अंतर्गत जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जन, राख एवं वनों के जलने से निर्मित कण आदि आते हैं, किंतु ज्वालामुखी धूल एरोसोल नहीं है। तो जलवायु दाब जलवायु तंत्र के अंतर्गत वे कारक होते हैं जिनकी वृद्धि या कमी से जलवायु तंत्र पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जलवायु दबाव द्वारा पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, और ये दबाव प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होते हैं।
प्राकृतिक दबाव में आप देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में बहुत धीमा परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्गार। और मानव प्रेरित दबाव देखें तो मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा भी जलवायु दबाव का निर्माण होता है। हरित गैसों का उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन के जलने से एरोसोल का उत्सर्जन, भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसे निर्वनीकरण आदि। और वातावरणीय एरोसोल के अंतर्गत ज्वालामुखीय धूल, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित राख एवं वनों के जलने से निर्मित कण आदि सभी आते हैं। एरोसोल का सामान्य गुण नकारात्मक दबाव वाला होता है, परंतु कुछ बाहरी प्रभाव प्रकार के एरोसोल सकारात्मक प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आप देखें ना तो एक सही था ना ही दूसरा सही था, यानी कि आप लोगों ने क्या लगाया होगा, दोनों गलत है ना, लेकिन सही पूछा है तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। तो डी ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिया होगा। क्या लगा दिया होगा? डी ऑप्शन आपने लगाया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काला कार्बन। काला कार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इन चारों को आपको पढ़ना है और सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि काला कार्बन गैस ना होकर पर्टिकुलेट मैटर का एक अवयव होता है। और दूसरा कह रहा है कि काला कार्बन CO2 की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। तीन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा काले कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रोजेक्ट सूर्य चलाया जा रहा है। चार कह रहा है कि वैश्विक वातावरण में काले कार्बन का करीब 25 से 35% चीन व भारत उत्सर्जित करते हैं। बताइए भैया जी। काला कार्बन एक गैस ना होकर ठोस कण या एरोसॉल होता है, जिन्हें सामान्य रूप से कालिक के नाम से जाना जाता है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर का एक अवयव होता है एवं जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन एवं बायोमास के अपूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होता है। और काला कार्बन प्रकाश का अवशोषण करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ, जो कि वैश्विक तापमान में सहयोग देता है तापन में, और यह हवा को सीधे गर्म करने की क्षमता रखता है। साथ ही हिम एवं बर्फ पर जमाव द्वारा ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी लाता है। यह वातावरण में महीन कणों के रूप में सीधे उत्सर्जित होता है। काला कार्बन CO2 की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा ऊष्मा अवशोषित कर सकता है, और ये जलवायु को निम्न तरीके से प्रभावित करता है। सूर्य के प्रकाश का सीधे अवशोषण कर हिम तथा बर्फ पर जमाव द्वारा परावर्तन को कम करके बादलों द्वारा अंतःक्रिया द्वारा काला कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत सरकार प्रोजेक्ट सूर्य चला रही है, जिसके अंतर्गत स्टोव प्रौद्योगिकी, सोलर कुकर, सोलर लैंप, बायोगैस प्लांट द्वारा काले कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और नवीन कार्यक्रमों के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, जिसमें BPL परिवारों की गृहिणियों हेतु कुकिंग गैस उपलब्ध कराई जा रही सके। और वैश्विक वातावरण में काले कार्बन का करीब 25 से 35% चीन और भारत उत्सर्जित करते हैं, जो कि घरों में खाना बनाने हेतु लकड़ी, गाय के गोबर से बने उपलों के जलने से भी उत्सर्जित होता है। साथ ही घरों को गर्म करने हेतु जलाए गए कोयले द्वारा भी उत्सर्जित होता है। तो इसमें आप देखेंगे चारों कथन बिल्कुल ठीक है, एक भी, दो भी, तीन भी और चार भी। तो आप लोगों ने क्या लगाया इसमें? चारों सही है ना, सही पूछ रहा है तो डी ऑप्शन ही होगा। ABCD में से क्या लगाओ? डी ऑप्शन। 1 2 3 4 चारों सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए, तो इनमें से सही चुनना है आप लोगों को। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित किया जाता है। दो बी कह रहा है कि फ्लोरिनेटेड गैस से मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित कर सबसे प्रबल दीर्घजीवी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ओजोन विघटनकारी गैसों जैसे कि CFC, HCFC के प्रतिस्थापन के रूप में लाया गया था। हालांकि इस गैस का द्वारा ओजोन का विघटन नहीं होता है, परंतु यह एक प्रबल हरितगृह गैस है और जलवायु परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके द्वारा वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसे क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा विनियमित किया जाता है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा। यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि लाना एक तरह से। और क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, और ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आप देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे भी देख लीजिए। ये बहुपक्षीय कोष किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत बनाई जाने वाली पहली वित्तीय संस्था था ये।
इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था। 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई थी। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा? और फ्लोरिनेटेड गैसों का वैश्विक तापन में 14% योगदान है और वातावरण में इनका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के रूप में तथा कई प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं जैसे एल्यूमिनियम अर्धचालक के निर्माण द्वारा होता है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि दूसरा ही ठीक है, पहला तो इसमें गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। क्या लगाया है? बी ऑप्शन लगा देना आप लोग। बी लगाया होगा तो सही भी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखिए यहाँ गलत पूछ रहा है और अगर आप लोग इसे सही पूछता तो कुछ और आंसर होता है, गलत पूछ रहा है तो और होगा, कुछ और आंसर होगा। एक कथन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दूसरा कह रहा है जलवाष्प पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। 3 कह रहा है कि मीथेन वातावरण में CO2 की अपेक्षा अधिक मात्रा में मौजूद होती है परंतु इसका महत्व CO2 की तुलना में कम है। तो भैया बताइए इसमें क्या सही नहीं है, पूछा ना। हरितगृह गैसों जो प्राकृतिक रूप से वातावरण में पाई जाती हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म रहने योग्य बनती है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को माध्य तापमान पर गर्म रखता है और आप देखते हैं कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और तापमान में वृद्धि करता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में बढ़ोतरी से अवरक्त विकिरण ज़्यादा अवशोषित होती हैं जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। और जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाला घटक है। इसका मान विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होता है और ऊंचाइयों के साथ आप देखेंगे जलवाष्प की मात्रा घटती है। जलवाष्प सूर्य ताप के कुछ अंश को ग्रहण कर तापमान धरातल पर सूर्यातप की मात्रा को कम करता है। यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है और मानव जलवाष्प उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं माने जाते हैं क्योंकि वे जलवाष्प की उतनी मात्रा उत्सर्जन नहीं करते जिससे वे की वातावरण में के सांद्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सके। और मेथेन वैश्विक तापन में आप देखिए 20% योगदान करती है और यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अपेक्षा काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है परंतु इसका महत्व अधिक है क्योंकि मेथेन पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों के अवशोषण में CO2 से औसतन 20 से 30 गुना ज़्यादा सक्षम है। तो इसमें आप देखिए पहला तो ठीक था, दूसरा भी ठीक था, लेकिन तीसरा गलत था। तीसरा क्या था? गलत आपको देखने को मिलेगा और इसमें गलत ही पूछा है तो आप लोगों ने क्या लगाया होगा? केवल 3 गलत है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें होगा। क्या लगाया होगा? बी ऑप्शन आप लोग लगाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं आपके सामने और इनमें से आप लोगों को क्या करना है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है आप लोगों को। ए ऑप्शन आपसे एक पहला कथन क्या कह रहा है? ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से लौटती लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि CO2 CH4 N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। बताइए, ग्रीन हाउस गैस सौर विकिरण को की आने वाली लघु तरंगदैर्घ्यों को पृथ्वी पर आने देती हैं तथा पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करती हैं, ना कि लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण को। और पृथ्वी भी एक हरित ग्रह की भांति कार्य करती हैं और पृथ्वी की हरित ग्रह गैसें जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रहती हैं और एवं एक हरित ग्रह के शीशे की तरह कार्य करती हैं। और हरित ग्रह गैसें प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। ये अवरक्त के विकिरणों को अवशोषित करती हैं और पुनः छोड़ती हैं। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैस इस तरह से जलवाष्प हो गया, CO2 CH4 N2O क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको देखने को मिले। तो इसमें आप देखेंगे पहला तो आपका गलत है लेकिन दूसरा ठीक है, और लेकिन गलत आपसे पूछा है तो केवल एक गलत है ना, तो केवल ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं?
किसके? जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं। ए कह रहा है आपसे कि ज्वालामुखी उद्भेदन, बी कह रहा है सौर कलंक चक्र, सी कह रहा है वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो आप देखेंगे प्राकृतिक कारकों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के कारण वायुमंडल सामान्यतः अस्थिर की दशा में रहता है, जिस कारण मौसम एवं जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ में अल्पकालिक कालीन से लेकर दीर्घकालीन परिवर्तन होते रहते हैं, और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन हजारों वर्षों तक स्थायी रहते हैं एवं अत्यंत धीमी गति से घटित होते हैं। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक सौर विकिरण में भिन्नता, सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्भेदन, वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन। तो इसमें आप लोग देखेंगे डी ऑप्शन होगा आपका। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में ये सभी शामिल होंगे, ABC, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आप लोगों ने लगाया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है आप लोगों को। क्या करना है? सही उत्तर आपको चुनना है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे की संख्या बढ़ने से सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा कह रहा है कि सौर विकिरण में विभिन्नता जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे की संख्या बढ़ने से सौर कलंक की सक्रियता में वृद्धि होती है, और जिससे सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है, और इस कारण पृथ्वी की धरातलीय सतह एवं उसके वायुमंडल का ऊष्मन होता है, और इस प्रकार सौर कलंक की संख्या घटने से सौर विकिरण की मात्रा में ह्रास होता है, जिससे वायुमंडलीय तापमान में गिरावट आती है। और जलवायु परिवर्तन की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक व मानवीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है। औद्योगिकरण से पहले इस प्रक्रिया में मानवीय कारकों की भूमिका कम थी, किंतु औद्योगिकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया तथा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक तापन व प्रदूषण की समस्या सामने आई है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि प्राकृतिक कारकों के साथ मानवीय कारक भी जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। और प्राकृतिक कारकों में सबसे प्रमुख कारक सौर विकिरण में भिन्नता और पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में बदलाव या पृथ्वी की अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। और सौरिक विकिरण की मात्रा में दीर्घकालिक वृद्धि होने से वायुमंडल का ऊष्मन होता है, और जिस कारण गर्म जलवायु का आविर्भाव होता है और हिम चादरें एवं हिमनद पिघलने लगते हैं। और इसी प्रकार सौरिक विकिरण की मात्रा में कमी होने से वायुमंडलीय तापमान में गिरावट होती है, और जिस कारण जलवायु की शीतल अवस्था का आविर्भाव होता है और एवं अंततः हिमकाल का आगमन होता है। और पुनः सूर्यकोट में संकुचन व सौरिक विकिरण में वृद्धि होने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है और हिमकाल समाप्त हो जाता है और अंतर हिमकाल प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण में विभिन्नता जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है। तो इसमें दोनों कथन ठीक है ना, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि क्या लगाओगे आप लोग? एक दो दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें सी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें आप देखते हैं कि दो कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इन दोनों में से आपको सही कथन चुनना है। पृथ्वी की जलवायु स्थितिक है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी पर विगत कालों में हुए जलवायु परिवर्तन के साक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक के रूप में जाना जाता है। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होता है। पृथ्वी की जलवायु स्थितिक नहीं है। मौसम तथा जलवायु में प्राकृतिक कारणों, मानव द्वारा हस्तक्षेप, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास, वनोन्मूलन आदि के कारण परिवर्तन होते रहते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जलवायु में परिवर्तन होते रहते हैं। और पृथ्वी पर विगत कालों में हुए जलवायु परिवर्तन के साक्ष्यों को जलवायु परिवर्तन के संकेतक कहते हैं। कुछ पुरा जलवायु के संकेतक विवरण देखिए। जैविक संकेतक, वनस्पतिक संकेतक, इसमें पौधों के जीवाश्म, ऑक्सीजन आइसोटोप, वृक्षों के तने में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि। प्राणीजात संकेतक, प्राणीजात जीवाश्म, जंतुओं का वितरण प्रसारण। हिमीय संकेतक, भूमीय संकेतक, विवर्तनिक संकेतक, ऐतिहासिक अभिलेख देखने को मिलेंगे। तो इसमें सही पूछ रहा था, तो पहला तो गलत है, लेकिन दूसरा आपने देखा होगा सही है, यानी कि केवल बी ऑप्शन होगा ना, केवल दो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के टेस्ट की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेहनत करते रहिए। आप लोग, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई है। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है मेरे लिए, आप लोग बेझिझक बता सकते हैं, भेज सकते हैं।